खुशामदीन नाजरीन, आप सबको हमारी तरफ से आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जेके और सलाम जेके के आज की नशरियात लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। आज जुम्मतुल मुबारक है और मार्च की 25 तारीख है। फटाफट से आपको सबसे पहले बताते चले कि टीवी पर आप हमें देख रहे हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कीजिएगा, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर लॉगिन, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि आप पूरे दिन अपडेट रहेंगे कि जम्मू कश्मीर और मुल्क भर की सियासत किस तरीके से आगे बढ़ रही है। सामीन नाज़रीन, जहाँ एक तरफ से हम मौजूदा हालात पर गुफ्तगू ज़रूर करेंगे, आपको बाखबर करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है, वहीं पर प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले आपको बताएंगे कि आज 25 मार्च को माजी में क्या कुछ अहम तरीन वाक़ात हुए हैं, यानी हिस्ट्री ऑफ द डे पर फटाफट से एक नज़र डालेंगे और याद दिलाएंगे हिस्ट्री का सबक। आज गौहर कुछ है हमारे। जी बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत में आज बात करेंगे तारीख के आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 25 मार्च है। मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद अहम बातें हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी हाँ नाजरीन, आज 25 मार्च है और आज के दिन क्या हुआ है। साल 2002 में अफगानिस्तान के शहर काबुल के शिमाल में जलजले से 1000 अफराद हलाक हुए थे। वो साल 2002 था और 25 मार्च 1975 में सऊदी अरब के बादशाह फैसल को उनके जहनी मजूर भतीजे ने गोली मारकर हलाक कर दिया था और बाद में उस भतीजे को भी सजाए मौत दी गई थी। और साल 1915 में 25 मार्च साल 1915 में हवाई में अमरीकी आबदोज डूबने से 121 अफराद हलाक हुए हैं। ये पहला आबदोजा जो डूबने का शिकार हुआ है, जिसके नतीजे में 121 अफराद हलाक हुए हैं। और साल 1992 में 25 मार्च साल 1992 में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 22 रन से शिकस्त देकर पहली बार आलमी क्रिकेट कप जीत लिया है। और आज ही के दिन 25 मार्च 1807 में इंग्लैंड में पहली रेलवे मुसाफिर सर्विस शुरू हुई है। और आज ही के दिन 25 मार्च 1807 में बरतानवी पार्लियामेंट के गुलामों की तिजारत का खात्मा किया है। और आज ही के दिन 1821 में यूनान ने तुर्की से आजादी हासिल की है। और आज ही के दिन 25 मार्च 1954 में हिंदुस्तान का पहला हेलीकॉप्टर S-55 दिल्ली में उतारा गया। तो नाजरीन, ये थी तारीख में कुछ अहम बातें, कुछ अहम मालूमात जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। अब बढ़ते हैं आगे, प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। प्रोग्राम की शुरुआत तो पहले हो चुकी है, हम खबरों की शुरुआत करेंगे और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जी, खबरों की शुरुआत करते हैं और जरा आज पहले सरहद की बात करते हैं और सरहद के पास इलाकों के अंदर किस तरीके से तरक्की हो रही है और तमीर नौ के प्रोग्राम को कितना तेजी के साथ आगे लिया जा रहा है, इस पर जरा एक बात करते हैं और आपके सामने कुछ एदाद शुमार रखते हैं। क्योंकि BADP बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम काफ़ी अरसे से जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है और मरकजी मुआवनत वाली स्कीम के तहत सरहदी इलाकों के अंदर जो इलाके हैं उनकी तमीर नौ का सिलसिला भी शुरू किया गया था। लेकिन एदाद शुमार ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया BADP फंड्स को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करने में नाकाम हुई है और पिछले कई सालों का ट्रैक रिकॉर्ड ये बता रहा है कि BADP के लिए जो फंड्स वागुजार मरकज़ और इंतज़ामिया ने किए थे उन्हें मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल में नहीं लाया गया। और यही वजह है कि जब मरकज़ ने जो फराख दिलाना इमदाद BADP में दिया था उसका जब मुकम्मल तौर पर और पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ तो पिछले 2 साल से मरकजी वजारत दाखिला ने इस मद में कोई भी इजाफी रकम नहीं दी है और ये कह दिया है कि जनाब बहुत सारा पैसा आपके पास है, इंतजामिया के पास है, जो अभी तक खर्च नहीं किया गया है। और एदाद शुमार क्या कुछ कहते हैं जो ज़राया हमें बता रहे हैं। और ज़राया के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर साल 2018-19 जो माली साल 18-19 है उसके लिए 84 करोड़ रुपीस रिलीज किए गए थे साबिक रियासत जम्मू कश्मीर के लिए। मैं जब साबिक रियासत बता रहा हूं तो लद्दाख का हिस्सा भी तब हमारे साथ था और एक ही रियासत थी और लद्दाख और जम्मू कश्मीर को मिलाकर 84 करोड़ रुपया जो था वो जम्मू कश्मीर के लिए दिए गए थे। और उसमें डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ बॉर्डर एरिया के अंदर करने के लिए रुकुमात वागुजार की गई थी, लेकिन 84 में से सिर्फ 70-75 करोड़ के आसपास ही खर्च हुआ, बाकी इसी तरीके से रहा। इसी तरीके से साल 2019-20 में
वजारत दाखिला ने 114.37 करोड़ रुपया BADP के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए वागुजार किया। अब अलहदा आया, जम्मू कश्मीर के लिए भी आया, लद्दाख के लिए भी आया, लेकिन 31.41 करोड़ ही खर्च किए गए। 114.37 करोड़ में से 31.41 करोड़ ही यूटिलाइज हुआ है, जो एदाद-ओ-शुमार मरकजी वजारत दाखिला के पास मौजूद है। और 91.2 करोड़ रुपया खर्च ही नहीं किया जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने, जिसकी वजह से एतराज़ात उठाए मरकजी वज़ीर दाखिला ने, मरकजी वजारत दाखिला ने, और उन्होंने माली साल 2020-21 के लिए फंड देने से मना किया। कहा कि 91.2 करोड़ रुपया आपके पास ऑलरेडी है जी, आपने ये खर्च ही नहीं किया। करंट फाइनेंशियल ईयर जो 31 मार्च को इख्तिताम हो रहा है, अभी तक जो एदाद-ओ-शुमार आ रहे हैं जी दोनों मरकजी रियासतों से, जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स आई हैं, लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने सबसे ज़्यादा दी है, वो कम और बेश 16 करोड़ के आसपास आई है। लेकिन यूटिलाइजेशन जिस तरीके से BADP की होनी चाहिए थी, बॉर्डर एरियाज़ के अंदर होनी चाहिए थी, चाहे वो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरियाज़ को जिन्हें नोटिफाई किया गया BADD डेवलपमेंट के तहत, या लद्दाख हो, उस तरीके से नहीं किया जा रहा है। और यही वजह है कि मरकजी हुकूमत ने इस बार संजीदगी का इजहार किया और कहा कि इस माली साल में मजीद कोई रकम नहीं होगी, और अगले माली साल के लिए भी आप प्रोजेक्शन तभी करेंगे जब आपको ये भरोसा हो कि आप मुकम्मल तौर पर काम कर सकते हैं। हमने बड़ी कोशिश की थी कि जो मुतल्लिका महकमों के जिम्मेदार हैं उनके साथ सुबह कोई वर्ड हो इस पर, लेकिन बात नहीं हो पाई। ज़राया हमें लगातार बात बता रहे हैं कि कसीर रकम होने के बावजूद भी, अच्छी खासी रकम होने के बावजूद भी बॉर्डर एरियाज़ के अंदर उस तरीके से काम को हाथ में नहीं लिया गया जिस शिद्दत के साथ पैसे मरकजी हुकूमत की तरफ से दिए गए थे। और स्पेशली अब कोई भी पैसा पिछले 2 साल से खर्च ही नहीं किया गया है और अनस्पेंड रहा है जी, ये बात सामने आ रही है BADP बजट के हवाले से। अब समझिएगा आज 25 है, 31 मार्च तक की डेडलाइन है, कितना पैसा खर्च हो सकता है इसका हमें भी इंतजार रहेगा। और पहले हफ्ते में जब हम जाएंगे अगले महीने के, तो आपको और अपडेट करेंगे इस हवाले से कि कितना खर्च किया होगा BADP के तहत। जी तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अब जरा जहां हम सरहदों की कर रहे हैं, भैया अब जम्मू कश्मीर में तालीमी इदारों की कर रहे हैं। निजी तालीमी इदारों के हवाले से जहां पहले ही मनमानियां काफी अरूज पर है, वही एक और खबर जो इस वक्त सामने आ रही है कि निजी इदारों के अंदर एक बार फिर मनमानी जो सामने आई है, जहां पर जिस्मानी तौर कमजोर बच्चों के एडमिशन को लेकर उनसे इनकार किया गया है, बच्चों को एडमिशन नहीं दिया गया है, जिसको लेकर एक शिकायत भी दर्ज की गई, एक एप्लीकेशन, एक दरख्वास्त दी गई है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जहां पर वालिदैन ने एक जो शिकायत दर्ज की थी, उसके बाद ही ये नेशनल कमीशन पर यह शिकायत पहुंची है, दरख्वास्त भेजी गई है, जहां पर इन निजी तालीमी इदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया गया है। कई स्कूलों ने खुसूसी बच्चे जो जिस्मानी तौर खास बच्चे हैं उन्हें दाखिला देने से इनकार किया है। उसके साथ साथ ही अब जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर जो है वो इस मामले की तहकीकात करेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि निजी तालीमी इदारों की मनमानियां जारी है। पहले फीस और ट्रांसपोर्ट का मामला सामने था, अब खुसूसी मावनत वाले बच्चे यानी जिन्हें खुसूसी मदद देनी होती है, जिस्मानी तौर कमजोर जो किसी भी तरीके से बच्चे होते हैं, उनकी एडमिशन का मामला भी सामने आया। और कई बड़े नामी गिरामी स्कूलों ने एडमिशन देने से माजूरी जाहिर की, जिसके बाद कई वालिदैन की तरफ से अब मामला बाज़ाब्ता तौर पर कमेटी के सामने रख दिया गया है और कहा गया कि राइट टू एजुकेशन जो एक बुनियादी हक दिया गया है उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी हो रही है। और उसके साथ साथ राइट टू एजुकेशन एक्ट जिसका निफाज जम्मू कश्मीर के अंदर भी कर दिया गया है और NCPCR एक्ट का भी निफाज जम्मू कश्मीर के अंदर है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल्स इन जिस्मानी तौर कमजोर बच्चों को या स्पेशल चिल्ड्रंस को एडमिशन नहीं दे रहे हैं, ये सरीहन खिलाफ वर्जी है। और यही अब वजह है कि ये कंप्लेंट का सारा पिटारा जो है वो डिप्टी कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी है उनको सौंप दिया गया है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की तरफ से।
और उन्हें यह कह दिया गया है कि इस पूरे मामले की तहकीकात की जाए और उन निजी तालीमी इदारों के खिलाफ कार्रवाई करें जो बच्चों को एडमिशन देने या तालीम देने में लैतुलैल से काम कर रहे हैं। जब एक्ट का निफाज होता है, डेट मीन्स हर एक स्कूल के अंदर अब इस तरीके का अरेंजमेंट आपको करना होगा कि स्पेशल बच्चे जब आए तो उनके लिए आपने माकूल क्लासेस भी चलानी होंगी। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास फैसिलिटी नहीं है इसलिए मैं नहीं दूंगा। आपके एक्ट के हिसाब से ये सारी चीजें जो है वो कर दी है। श्रीनगर चलेंगे, हिलाल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, अपडेट जरा कीजिएगा कि क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि स्कूल लगातार सुर्खियों में और इस बार खबर इसलिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बच्चों का मामला है और उन बच्चों का मामला है जो किसी न किसी तरीके से स्पेशल बच्चे हैं, जिस्मानी तौर कमजोर जरूर है लेकिन खुसूसी बच्चे भी इन्हें कहा जाता है। बिल्कुल गवर्नर, से पहले भी हमने देखा कि स्कूल एजुकेशन से वाबस्ता खासतौर पर जो प्राइवेट इदारे हैं, हालांकि इनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर के तालीमी निजाम में है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो सरकार की जन्म से RPWD जो एक्ट है, यानी खासतौर पर जो डिसएबिलिटीज के साथ जो बच्चे हैं जो जिस्मानी तौर मखसूस है और नाकेज है, उन बच्चों को एडमिशन देना इनका बुनियादी हक है। वो किसी भी स्कूल में ये एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे पढ़ाने आम बच्चों के मुकाबले में थोड़ा सा मुश्किल होता है और साथ ही साथ इनके रिजल्ट्स में भी उन दूसरे बच्चों के मुकाबले में थोड़ा सा तफावत आ जाता है। और इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो स्कूल है वो अपना रिजल्ट खराब ना करे, वो अपना बाकी चीजें खराब ना करे, तो एक तफावत वो पैदा करते हैं और उस एक्ट की वायलेशन करते हैं, जिसकी वजह से किसी स्कूल ने जब इस तरह का डिनाइल किया है किसी बच्चे को एडमिशन देने से, तो उसके बाद जो उनके पेरेंट्स हैं तो उन्होंने फिर इस हवाले से श्रीनगर जो डिप्टी कमिश्नर है, जो इसके इंचार्ज हैं, तो उनके खिलाफ वहां पर उन्होंने शिकायत दर्ज की है। और अब देखने वाली बात होगी कि स्कूल इस हवाले से अब जो अथॉरिटीज है, श्रीनगर अथॉरिटीज, वो किस तरह से इस हवाले से अपनी पेशरफ करते हैं और इस हवाले से कार्रवाई करते हैं। ये न सिर्फ श्रीनगर के अंदर है बल्कि श्रीनगर से बाहर भी इस तरह की शिकायतें दीगर अजला में आई हुई है कि इस तरह के बच्चों को एडमिशन के लिए डिनाइल ही मिलता है, उन्हें एडमिशन से इनकार किया जाता है। अच्छा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां एक तरफ से हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं कि जनाब तालीम जो है वो बुनियादी हक है हर एक बच्चे का, वहीं दूसरी तरफ से जब हम स्पेशल चिल्ड्रंस की बात करें, अब अगर हम निजी स्कूलों को बाहर रखें तो हमारे पास अरेंजमेंट भी तो उतना ज्यादा नहीं है। हमारे पास एक आधा स्कूल ये सरकारी सतह पर जाए तो सलीना के अंदर पता नहीं आज वो चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, उसको भी काफी सुर्खी में बहुत बार रहा। कभी उसको मॉडर्न खदुखाल पर चलाने की बातें कही गई, कभी कुछ हुआ, और फिर सोशल वेलफेयर महकमे ने कई बार इस बात का ऐलान किया था साबिका दौर में कि जनाब एक खुसूसी तवज्जो दी जा रही है जी इन बच्चों के लिए। तो प्राइवेट स्कूल तो अपनी जगह, सरकार भी तो इनके हकूक पर शबखून मार रही है कि वो बुनियादी सतह पर कई जगहों पर ये स्कूल होने चाहिए थे, नहीं है। श्रीनगर के अंदर एक सिंबॉलिक स्कूल खोलकर अपना पल्ला जानने की कोशिश की जा रही है। देखिए गौहर, अगर सरकारी स्कूलों की बात करेंगे तो वहां पर ये बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, वहां पर कोई इनकार नहीं है। लेकिन जहां तक मखसूस स्कूल चलाने का ताल्लुक है, ये एक डिफरेंट और डिफिकल्ट जॉब है इस एतबार से भी, क्योंकि ये जो बच्चे हैं जो डिसेबल्ड हैं, ये इनकी तादाद बहुत कम है और इनके लिए एक स्कूल खोलना, और वो भी इसके लिए कोई जुरिस्डिक्शन नहीं रखना है कि कितने डिस्टेंस में या कितने जुरिस्डिक्शन में या कितने रेडियस में इनको रखेंगे, एक मुश्किल जॉब जरूर सरकार के लिए है, क्योंकि सिर्फ 2 बच्चों के लिए 3 बच्चों के लिए स्कूल खोलना बहुत मुश्किल होगा सरकार के लिए। हालांकि श्रीनगर के अंदर कुछ स्कूल और उसके साथ साथ कुछ एनजीओज अगरचे इन स्कूलों को चलाते हैं, लेकिन फिर भी ये इनसफिशिएंट है। और यही वजह है कि इस तालीमी एक्ट में इन्हें गुंजाइश दी गई है कि ये प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, ये आम बच्चों की तरह तालीम हासिल कर सकते हैं, जबकि टेक्निकलिटीज यही बताती हैं कि इन बच्चों के लिए स्कूल अलहदा होना चाहिए, ताकि वहां पर उन्हें अलहदा तौर पर जो टेक्निकल स्टाफ होगा, जो प्रोफेशनल स्टाफ होगा, जो इनके लिए ही तफवीज होगा, वो उन्हें तालीम दे सकते हैं। लेकिन इस वक्त जब हम सरकार के साथ भी, सोशल वेलफेयर के साथ भी, या इसके साथ जो दीगर दफातर मुंसलिक है, जब उनके साथ बात करते हैं तो उनका कहना है कि अभी जगह जगह पर यह स्कूल खोलना सरकार के लिए काफी टफ और डिफिकल्ट जॉब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा करते हैं कश्मीरी पंडितों को लेकर, क्योंकि कश्मीरी पंडित इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों के अंदर है। और इन्हीं खबरों के बीच एक और खबर नई दिल्ली के पावर कॉरिडोर से सामने आ रही है।
एनडीए जिसकी सरबराही भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यहां से एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि मरकजी हुकूमत फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एफएफसी को बनाने के फिराक में है। और ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सन 1990 में कश्मीरी पंडितों को जिस तरीके से हिजरत करनी पड़ी थी जम्मू कश्मीर वादी कश्मीर से जम्मू की ओर, एक इस मामले पर उनका काम होगा। और उसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि पॉलिटिकल क्लास जो उस वक्त था उसकी कितनी नेग्लिजेंस इस पूरे मामले पर है। अगरचे ये मामला, ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की तर्ज पर नहीं होगा, इस बात की वजाहत हमारे जराया हमें कर रहे हैं कि ये एफएफसी बनाने का जो मकसद होगा, इसका जो इंटर अलायंस होगा वो ये होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत जो उस वक्त कोलिशन के अंदर थी और जिसकी सरबराही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कर रहे थे, और उसी दौरान कश्मीरी पंडितों ने अपनी जायदादें छोड़कर जम्मू की और हिजरत की, उसका बुनियादी वजह ढूंढा जाए कि पॉलिटिकल लोग यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का रोल इसमें कितना है। एफएफसी बनाने का एक मकसद ये भी है, और दूसरा ये भी है कि जो संगीन इल्जामात लग रहे हैं कि वीपी सिंह वाली हुकूमत जिसकी सरबराही उस वक्त बीजेपी कर रही थी और गवर्नर जगमोहन थे वो जिम्मेदार है, इस एंगल को भी देखने की कोशिश की जाएगी कि मरकजी सतह पर भी क्या कोई चूक तो नहीं हुई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लगातार इस बात का इल्जाम आयद कर रहे थे कि उनके दौरे इख्तिदार में इस तरीके का कोई मामला नहीं हुआ, और जब जगमोहन ने टेक ओवर किया तो जगमोहन टेक ओवर होने के बाद ही कश्मीरी पंडितों ने हिजरत की थी श्रीनगर से, और उसके बाद कई कश्मीरी पंडितों की किलिंग्स भी हुई थी। लेकिन अब जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है दिल्ली के पावर कॉरिडोर से वो ये है, जराया हमें बता रहे हैं कि मरकजी हुकूमत किसी भी वक्त फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का ऐलान कर सकती है, और उसके लिए जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सरबराह होंगे और 3 अरकान इसके होंगे, उन्हें यह काम सौंपा जाएगा कि वो बुनियादी सतह पर जाकर इस पूरे मामले की तहकीकात करें और देखें कि क्या कुछ हुआ है। फारूक अब्दुल्ला ने गुज़श्ता दिनों भी एक टीवी इंटरव्यू के दौरान इस बात की वजाहत की थी कि कश्मीरी पंडितों का जो इल्जाम उनके सर पर लगता है, अगर ये साबित हुआ तो उनको फांसी दी जाए, जिसके पलटवार में कश्मीर फाइल्स की एक एक्टर ने सामने आते हुए कहा कि वो दिन दूर नहीं जब फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ भी अब शिकंजा कसेगा, क्योंकि इंसानी हुकूक की पामालियां उनके दौर में हुई और कश्मीरी पंडितों को तहकीक करवाया गया सियासी असर के तहत। ये वापस पलट जवाब में आया था। तो फिलहाल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जा रही है। सन 1990 में जो कश्मीरी पंडित वादी छोड़कर जम्मू के कई इलाकों के अंदर चले गए थे, उसकी बुनियाद को टटोलने के लिए और पॉलिटिकली कैसा क्या कुछ हुआ था इसको जानने के लिए कोशिश की जाएगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जा सकती है। इस सिलसिले में एनडीए नेशनल जो अलायंस है दिल्ली के अंदर जिसकी सरबराही बीजेपी कर रही है, यहां पर इस तरीके का मन बन रहा है कि इस कमेटी को फ्रेम अप किया जाए और बहुत जल्द इसके खदुखाल को सामने रखा जाएगा, और उसके बाद कमेटी जो है वो अपना काम शुरू करेगी, एक मुद्दत दी जाएगी, जिसके बाद वो रिपोर्ट मरकजी वजारत दाखिला को सौंपी जाएगी। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के बाद जब बात हम कश्मीरी पंडितों की कर रहे हैं, तो आपको फटाफट से यह भी बताते चले कि कश्मीरी पंडित अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक और क्यूरेट पिटीशन जो है वो दायर की है, और क्यूरेट पिटीशन के अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि जो सन 2017 में ऑर्डर उनकी तरफ से दिया गया था, उस ऑर्डर पर नजरसानी की जाए, और 1989 और 90 के दौरान जो कुछ सूरत हाल जम्मू कश्मीर के अंदर बना, उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर जारी करवाया जाए। खबर बड़ी हम आपको बता रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, और कश्मीरी पंडितों के मर्डर और हिजरत का मामला है। क्यूरेट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल कर दी गई है, जिसमें यह अर्जी की गई है कि साल 2017 में जब यह मामला एक पंडित ऑर्गेनाइजेशन रूट्स इन कश्मीर लेके चली गई थी, तो आज भी उनकी तरफ से दोबारा क्यूरेट पिटीशन आया है। तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला था कि इसकी तहकीकात हो, एफआईआर दर्ज करवाएं,
करवाई जाए और पुलिस पर काफी इल्जामात उस वक्त लगे थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी कर उस अपील को नहीं माना था और कहा था कि ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन हुई है, एफआईआर हुई है, इसमें आगे कुछ नहीं हो सकता है। उस फैसले पर नजरसानी के लिए क्यूरेट पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल कर दिया है कश्मीरी पंडितों ने। और क्यूरेट पिटीशन जो फाइल की गई है कश्मीरी पंडित रूट्स इन कश्मीर की तरफ से, उनका मानना है कि एपेक्स कोर्ट ने जब फैसला 2017 में सुनाया वो सही नहीं था। अब उन्हें यह उम्मीद है कि अब जो कश्मीर फाइल के जरिए से सूरत-ए-हाल सामने आई है, हकाइक से पर्दा उठा है, इसका भरपूर फायदा वो लेना चाहते हैं और अदालत से बाज़ाब्ता तौर पर रजू करके इसकी तहकीकात करवाना चाहते हैं। 1989, 90, 97 to 98 का जिक्र लगातार पहले भी किया था और इस क्यूरेट पिटीशन में उन्होंने दोबारा किया है। और उनका यह भी मानना है कि आज़ादाना तौर पर इसकी तहकीकात हो, चाहे वो सीबीआई कराए, एनआईए करे या कोई भी मरकजी एहतमाम वाली एजेंसी इस पूरे मामले की तहकीकात करे कि आखिर सन 89, 90, 97, 98 में जो एफआईआर दर्ज की गई उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ उन्हें आज तक क्यों नहीं कार्रवाई की गई। कम से कम 200 केसेस जो बताया जा रहा है, इस दरख्वास्त के अंदर कहा गया है कि जनाब 700 कश्मीरी पंडित जो है वो मारे गए 89 से 98 तक और एफआईआर दर्ज की गई है। तकरीबन 200 केसेस जो हैं वो एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन एक भी सिंगल एफआईआर को लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचाया गया और चार्जशीट के दायर होने के बाद किसी को भी सजा नहीं हुई है। तो ये इस क्यूरेट पिटीशन का हिस्सा है जो मैंने आपके सामने रख दिया, लेकिन देखना होगा कि अदालत अब इस क्यूरेट पिटीशन पर क्या कुछ करती है, क्योंकि पहले भी बरहमी पुलिस पर थी, अब भी बरहमी पुलिस पर है, लेकिन पुलिस का यह मानना है कि जरूरत पड़ी तो तहकीकात को और तेज भी किया जाएगा। सिर्फ चंद दिन पहले आपको याद होगा कि डायरेक्टर जनरल पुलिस का बयान भी सामने आया था जिन्होंने एक रद्द-ए-अमल के तौर पर इस बात को सामने रखा था, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है। देखना होगा कि क्यूरेट पिटीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपना मौकफ सामने रखती है। कश्मीरी पंडितों का मामला, कश्मीर फाइल्स स्टोरी आने के बाद, फिल्म आने के बाद काफी शबाब पर है, हर तरफ से चर्चे हो रहे हैं, काउंटर नैरेटिव्स को पेश किया जा रहा है। इस बीच एमपी हुकूमत, मध्य प्रदेश हुकूमत ने उस अफसर के खिलाफ वजह बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है जिसने कहा था कि कश्मीरी पंडितों पर तो स्टोरी बनी है, कहानी बनी है, फिल्म बनी है, लेकिन कश्मीरी मुस्लिम जो मारे गए और कश्मीरी सिख जो वहां पर मारे गए उन पर स्टोरी कब बनाई जाएगी, उन पर फिल्म कब दिखाई जाएगी। इसके साथ साथ हिज़्ब इख्तिलाफ के कई लीडरों ने गुजरात फसादात का भी जिक्र करते हुए कहा कि जो फिल्म आज तक बनाई गई थी उसको स्क्रीन पर पाबंदी क्यों है, और 83 के कत्ले आम पर जो बनाई गई फिल्म है उस पर भी पाबंदी हटनी चाहिए। यानी अब बैक टू बैक कई बातें जो है वो इसके साथ जुड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन खबर जो हमने आपके सामने रख दी है वो ये है कि क्यूरेट पिटीशन रूट्स इन कश्मीर के नामी तंजीम ने दायर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने 2017 के फैसले पर बरकरार रहता है या 2017 के फैसले को पलटकर आगे बढ़ने की इजाजत भी देता है। लेटेस्ट वेट कि सुप्रीम कोर्ट वहां पर क्या कुछ करें। जी आसिफ, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अब करेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से। जी नाजरीन, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर महंगाई की मार आवाम को ले डूब रही है, क्योंकि आवाम की जानिब से जो शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि जब वो मार्केट जाते हैं तो जो कीमतें हैं उसके एवज में जो महंगाई है, अगरचे जो मुतलका महकमा है, महकमा उमूरी सार्फिन, उनकी जानिब से एक रेट मुकर्रर की गई है, लेकिन जब दुकानदार के पास जाते हैं तो दूसरी रेट से उन्हें फरोख्त किया जा रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि जहां पर सब्जियों और जो दीगर अशियाई खुर्दनी है उनकी चीजों की उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। वही पोल्ट्री के हवाले से भी उनकी शिकायत है कि अगरचे 152 रुपए रेट मुकर्रर की गई है, लेकिन जब वो वहां पर जाते हैं, दुकान पर जाते हैं एक मुर्ग चिकन लाने के लिए, तो 170-180 के करीब फी किलो उन्हें फरोख्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को एक बार फिर मुश्किलात का सामना है। और दूसरी तरफ से महकमा उमूरी सार्फिन, उसकी नाकामी भी साफ साफ नजर आ रही, क्योंकि जो रेट मुकर्रर की गई है कहीं ना कहीं जमीनी सतह पर उस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा है। अवाम ने मरकज से मुदाखलत की अपील की है, यानी राजभवन से भी अब ज्यादा उम्मीद नहीं, बराह रास्त मरकजी वजारत से दखल की, मुदाखलत की अपील की है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर महंगाई की मार तेजी के साथ बढ़ रही है। साग और प्याज के दाम आसमान को छू रहे हैं और सरकार की तरफ से जो निरखनामा तहरीर किया गया है उसे भी नजरअंदाज किया जा रहा है। और ओपन मार्केट के अंदर सब्जियों
और फल फ्रूट्स की जो दाम है वो इंतहाई महंगे हो रहे हैं, गरीब के हाथ से बाहर जा रहे हैं। जिसके बाद महकमे अमूर सार्फिन व अवामी तकसीमकारी का लगातार ये दावा है कि मार्केट चेकिंग स्क्वाड्स मैदान के अंदर काम कर रही हैं। कई दुकानों को सर्वे मोहर भी किया गया है और कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। ताहम महकमे अमूर सार्फिन व अवामी तकसीमकारी की तरफ से साफ कर दिया गया है अगर किसी को शिकायत है तो वो उनके साथ राब्ता करके अपनी शिकायत को तहरीर करवाएं। मेरी समझ से ये बाहर है, क्योंकि मैं इसलिए इसको समझ से बाहर कह रहा हूं क्योंकि जितने भी अफसर अवामी तकसीमकारी व CAPD महकमे के हैं वो स्टेशन सारे कश्मीर के हैं और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर वो रह रहे हैं, चाहे वो जम्मू हो या कश्मीर हो। यानी हर दिन वो बाजार जाते हैं, प्याज, आलू और दीगर सब्जी ले आते हैं, दूध दही भी ले आते हैं, मुर्ग मसाला भी ले आते हैं और उन्हें पता है कि सिर्फ 24 घंटों के अंदर अंदर किस तरीके से दाम बदले जाते हैं और उनकी आंखों के सामने होता है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि बड़े अफसर शायद उन्हें इस बात का अंदाजा ना हो क्योंकि वो मार्केट बहुत कम जाते हैं, लेकिन जो नीचे ग्राउंड पर लोग हैं वो तो रोज जाते हैं, उन्हें पता है कि किस दुकानदार ने कितनी रेट बढ़ाई है। लेकिन सिर्फ फोटो सेशन के लिए काम किया जा रहा है। अगर सख्ती के साथ अमल दरामद किया गया होता तो शायद आज ये खबर ही हमारे सामने नहीं होती कि सब्जी में से साग और प्याज इनके दाम आसमान छू रहे हैं और दोनों चीजें हमारे पास अवेलेबल है कश्मीर के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी सूरत हाल ये बन रही है। तो हुकूमत से नाला है लोग, इंतजामिया से परेशान हैं लोग, लेकिन गुहार और आवाज मरकजी वजारत दाखिला को लगाई गई है कि वो आकर जम्मू कश्मीर के हालात को देखें कि आखिर इतनी ज्यादा महंगाई यहां पर क्यों हो रही है। छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि मरकजी हज कमेटी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। उसके बाद आपको बताएंगे कि अदालत उज़्मा के अंदर क्या कुछ नए जज साहिबान का होना है और अब पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है और यह कार्रवाई इंतहाई अहम और बड़ी होगी। क्या यह कार्रवाई होगी बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।